हाय एवरीवन। मैं सबसे पहले आप सभी को वेलकम करना चाहूंगा डैज़लिंग करियर प्लेटफॉर्म पे। हमने लास्ट लेक्चर में नेव बेस एल्गोरिदम को समझा था फॉर स्पैम वर्सेस नॉट स्पैम क्लासिफायर, और ये था हमारा ट्रेनिंग डेटा सेट। ठीक है, ये था हमारा ट्रेनिंग डेटा सेट। आपके नोटबुक में आप चेक कर सकते हैं अगर आपने लिखा है तो। नोट्स बनाना काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये था ट्रेनिंग डेटा सेट जिसमें हमने नेव बेस क्लासिफायर बनाया था। तो जब भी आपको आपका ट्रेनिंग डेटा सेट मिलता है तो आप क्या करते हो सर, कि ट्रेनिंग डेटा सेट को स्प्लिट करते हो कि जितने स्पैम पॉइंट्स है उसमें और जितने नॉट स्पैम पॉइंट्स है उसमें। मतलब आप क्या करोगे, इस डेटा सेट का दो सेट बनाओगे। एक सेट में सिर्फ स्पैम वाले पॉइंट्स रखोगे और आपके दूसरे सेट में बचे हुए नॉट स्पैम वाले पॉइंट्स रखोगे। तो वो दोनों सेट्स मैं आपके सामने यहाँ पे लेके आया हूं। ये स्पैम वाला सेट है, ये नॉट स्पैम वाला सेट है। ओके। तो अगर आपके पास फ्यूचर में कोई भी टेस्टिंग डेटा पॉइंट आता है, कोई भी टेस्टिंग डेटा पॉइंट आता है जिसके लिए क्या होगा सर, x1 का कुछ तो वैल्यू होगा और यहाँ पे x2 का कुछ तो वैल्यू होगा, राइट। अगर इस टेस्टिंग डेटा पॉइंट के लिए मुझे प्रेडिक्शन लेना है तो मुझे दो प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करने पड़ेंगे। वो दो प्रोबेबिलिटीज कौन से होंगे सर, यहाँ पे मैं लिख लेता हूं। सबसे पहला प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू स्पैम, ठीक है, गिवन x1 इक्वल टू स्मॉल x1 कॉमा x2 इक्वल टू स्मॉल x2, राइट। आपके इन वैल्यूज को आप यहां पे रखोगे और y इक्वल टू स्पैम होने का प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करोगे गिवन दिस कंडीशन। ओके। आपको और एक प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना पड़ेगा सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू नॉट स्पैम, y इक्वल टू नॉट स्पैम गिवन x1 इक्वल टू स्मॉल x1 कॉमा x2 इक्वल टू स्मॉल x2, राइट। आप इन वैल्यूज को यहां पे रखोगे, फिर इस कंडीशन के साथ y इक्वल टू नॉट स्पैम होने का प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करोगे। फिर अगर आपने पाया कि ये वाला प्रोबेबिलिटी इससे बड़ा है, तब आप क्या सोच सकते हो कि मुझे इस पर्टिकुलर डेटा पॉइंट के लिए प्रेडिक्शन लेना है स्पैम क्लास का, राइट। अगर ये लेस देन आया तो आप नॉट स्पैम का प्रेडिक्शन लोगे। इतना सिंपल कहानी है। ओके, इतना सिंपल सा कहानी है। ओके, मैं होप कर रहा हूं कि आपको समझ में आया। तो मैंने आपको बताया था ये प्रोबेबिलिटी किसके प्रोपोर्शनल है, ये प्रोबेबिलिटी किसके प्रोपोर्शनल है। तो वो डायरेक्टली मैं एक्सप्रेशंस यहां पे लिखना शुरू करता हूं। ये प्रोबेबिलिटी है प्रोपोर्शनल टू। अब देखिए, मैं पहले बेस थ्योरम में जाके फिर क्लास कंडीशनली इंडिपेंडेंस एजम्पशन लूंगा, ये सब नहीं करूंगा। मैं डायरेक्टली वो फाइनल स्टेप लिख लेता हूं। ये क्या होगा सर, p ऑफ x1 इक्वल टू स्मॉल x1 गिवन y इक्वल टू स्पैम, ठीक है, इनटू p ऑफ x2 इक्वल टू स्मॉल x2 गिवन y इक्वल टू स्पैम, ओके, इनटू p ऑफ y इक्वल टू स्पैम। ओके, मैं होप कर रहा हूं कि यहां पे प्रोपोर्शनल साइन में यूज कर रहा हूं, आप ये समझ पा रहे हो, क्योंकि यहां पे डिनोमिनेटर में एक और टर्म आता है जो इसके भी डिनोमिनेटर में होगा, तो वो मैटर नहीं करता, तो उसे हम कंसीडर नहीं करते। इसलिए यहां पे मैंने प्रोपोर्शनल वाला साइन यूज किया है। ओके। वैसे आप इस प्रोबेबिलिटी को क्या बता सकते हो सर, ये मैं अलग कलर से इंडिकेट करता हूं, फॉर एग्जाम्पल ब्लू कलर से। तो ये प्रोबेबिलिटी है प्रोपोर्शनल टू, कौन सा प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूं सर, ये प्रोबेबिलिटी, ये पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी है प्रोपोर्शनल टू p ऑफ x1 इक्वल टू स्मॉल x1 गिवन y इक्वल टू नॉट स्पैम, यहां पे सिर्फ नॉट लिख लेता हूं क्योंकि बड़ा हो जाएगा नहीं तो, p ऑफ x2 इक्वल टू स्मॉल x2 गिवन y इक्वल टू नॉट स्पैम इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू नॉट स्पैम। ओके। तो आपको देखना होता है किसी भी टेस्टिंग डेटा पॉइंट के लिए ये वाला पार्ट बड़ा है या फिर ये वाला पार्ट बड़ा है। ओके। तो यहां पे देखिए,
मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ये वाला प्रोबेबिलिटी आप कैसे कैलकुलेट करते हो यूजिंग योर ट्रेनिंग डेटा सेट, ये भी कैसे कैलकुलेट करते हो, ये भी कैसे कैलकुलेट करते हो, ये भी कैसे कैलकुलेट करते हो, ये भी कैसे कैलकुलेट करते हो। ये कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये ऑटोमेटिकली इससे मिल जाता है। जैसे कि इसे एक्सप्लेन करता हूं मैं, कौन सा कलर में यूज करूं, फॉर एग्जांपल येलो कलर। ये वाला प्रोबेबिलिटी आप कैसे निकालोगे सर? ये प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपको देखना पड़ेगा सबसे पहले स्पैम के मेल्स आपके पास कितने हैं टोटल के ट्रेनिंग डेटा सेट में। तो आप देखोगे कि आपके स्पैम के मेल्स कितने हैं सर, 1 2 3 4 5। आपके पास 5 मेल्स हैं स्पैम के। टोटल ट्रेनिंग डेटा सेट में कितने मेल्स हैं सर? 5 यहां पे है, 5 यहां पे है, तो टोटल ट्रेनिंग डेटा सेट में 10 है। तो इस तरह से आपने इस प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट किया। ये वाला प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिकली मिल जाता है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा सर? 1 - 5/10। ओके, अब समझ पा रहे हो क्या? ये वाला प्रोबेबिलिटी अगर आपने कैलकुलेट कर लिया ये ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। या फिर आप ऐसा भी सोच सकते हो कि मैं ये कैलकुलेट करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये मिल जाएगा। ओके, अब मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं, ये प्रोबेबिलिटी आप कैसे कैलकुलेट करोगे? ठीक है, येलो कलर ही यूज करते हैं। ये प्रोबेबिलिटी आप कैसे कैलकुलेट करोगे? ये प्रोबेबिलिटी आप कैसे कैलकुलेट करोगे? ये आप प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करने वाले हो? ये प्रोबेबिलिटी आप कैसे कैलकुलेट करने वाला हूं? हालांकि मैं ये लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया हूं, फिर भी स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। तो सबसे पहले मैं ना स्मॉल x1 का वैल्यू 1 समझ के ये वाला प्रोबेबिलिटी आपको कैलकुलेट करना बताता हूं, ये आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो कौन सी दुनिया सच माननी है सर? ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, राइट? तो मतलब आपका सैंपल स्पेस रिड्यूस हो गया, ऐसा आप सोच सकते हो। तो आपको इस दुनिया को आपका पूरा दुनिया समझना है, जहां पे आप बोल रहे हो कि मैं स्पैम वाले दुनिया में सिर्फ काम करूंगा, स्पैम वाले दुनिया को ही अपना पूरा डेटा सेट समझूंगा। और मैं पूछ रहा हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 = 1 कितना है। तो आप क्या देखते हो, कितने बार x1 1 हुआ है सर? 1 2 3 4। तो इस प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने का तरीका है 4 आया न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय कितने स्पैम के मेल थे सर? 5 स्पैम के मेल थे, राइट? टोटल कितने मेल्स थे? 5 मेल्स थे। तो इस तरह से आपने इस प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट किया। ओके, मैं अगर आपको बोलूंगा मैं अगर आपको बोलूंगा कि अगर आपने 1 होने का प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लिया, मतलब x1 का वैल्यू 1 होने का प्रोबेबिलिटी अगर आपने कैलकुलेट कर लिया, x1 0 होने का प्रोबेबिलिटी अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या? आप सोचिए ना, जैसे आपने ये वाला प्रोबेबिलिटी जब कैलकुलेट कर लिया था, ये ऑटोमेटिकली मिल रहा था, राइट? इसे मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं, यहां पे आइए। आपने अब तक कौन सा प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट किया सर? x1 = 1 गिवन y = स्पैम। आपने इस प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट किया। ये प्रोबेबिलिटी क्या आया सर आपको? 4/5। तो मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या मुझे अलग से अभी इस प्रोबेबिलिटी को भी कैलकुलेट करने की जरूरत है क्या अपने डेटा सेट को देखते हुए? ये क्वेश्चन है। तो देखिए इसे कैसे आप सोचना है, इसका प्रोबेबिलिटी का नॉलेज यहां पे यूजफुल है। आपका x1 का क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है सर? x1 के सिर्फ दो ही वैल्यूज पॉसिबल है, इधर 1 पॉसिबल है या फिर 0 पॉसिबल है। अगर आप स्पैम वाली दुनिया को भी सच मानोगे, उस दुनिया में भी x1 के 1 या फिर 0 ही वैल्यूज पॉसिबल है सर। तो अगर आपने x1 का 1 होने का प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लिया है, तो 0 होने का प्रोबेबिलिटी तो ऑटोमेटिकली मिल जाता है। यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? सिंपली 1 - 4/5 करना पड़ेगा। आप समझ पा रहे हो क्या? इस दुनिया में भी x1 के दो ही पॉसिबिलिटीज है, उसमें से एक पॉसिबिलिटी होने का आपने कैलकुलेट कर लिया है। जैसे हेड होने का प्रोबेबिलिटी आपने कैलकुलेट कर लिया, ऐसा समझिए। आपने इस दुनिया में हेड होने का प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लिया है, 4/5 है। तो इसी दुनिया में टेल होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 1 - 4/5। ओके, इतना सिंपल सा कहानी है। ओके, तो मैं होप कर रहा हूं मैं 1 वाला प्रोबेबिलिटी अगर कैलकुलेट कर लिया हूं, 0 होने का प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिकली मिल जाता है। ओके, अब मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं, ये प्रोबेबिलिटी आप कैसे कैलकुलेट करोगे सर? जैसे यहां पे x2 के जगह भी मैं 1 सोचता हूं। ओके,
तो कैसे कैलकुलेट करोगे? अभी भी आपका कौन सा सैंपल स्पेस है सोचना है सर? इस दुनिया को मुझे अपना सैंपल स्पेस सोचना है। इस दुनिया को अपना मैं रेड्यूस्ड सैंपल स्पेस सोच सकता हूँ। ओके, y इक्वल टू स्पैम वाले दुनिया में x2 इक्वल टू 1 कितने बार हुआ है सर? x2 के कॉलम में 1 कितने बार हुआ है सर? 1 2 3। यहाँ पे 3 बार 1 हुआ है और यहाँ पे टोटल पॉइंट्स थे 5। तो इस तरह से मैंने इसे कैलकुलेट किया। अब यहाँ पे भी ध्यान से समझिए, आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 इक्वल टू 1 गिवन y इक्वल टू स्पैम कैलकुलेट कर लिया है। ये कितना आया सर? 3/5। अगर कोई मुझे क्वेश्चन पूछता है प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 इक्वल टू 0 गिवन y इक्वल टू स्पैम क्या होगा, तो ये मुझे अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो? ये जब मुझे मिल जाएगा तो मुझे पता है कि स्पैम दुनिया में भी x2 के सिर्फ दो ही वैल्यूज पॉसिबल है, 0 या फिर 1। उसमें मैंने 1 होने का प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लिया, तो 0 होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 1 माइनस 3/5। हेड टेल जैसा सिचुएशन है। आपने हेड आने का प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लिया, तो टेल होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 1 माइनस 3/5। ओके, अब क्योंकि हमने ये तीनों प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट कर लिए हैं, तो यहाँ पे अभी x1 का वैल्यू 1 आने दो या फिर 0 आने दो, या फिर यहाँ पे भी 1 आने दो या फिर 0 आने दो। आप ये कैलकुलेट कर पाओगे सर, ये कैलकुलेट कर पाओगे, मतलब ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर पाओगे। ओके, अब इस पार्ट पे फोकस करते हैं। ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए अभी भी ये दो मुझे कैलकुलेशंस करने हैं। ओके, तो इस पे मैं फोकस करता हूँ। इस पे भी फोकस करने के लिए 1 होने का प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, 0 होने का ऑटोमेटिकली मिल जाता है। मैं होप कर रहा हूं कि आपको समझ में आया है। ये प्रोबेबिलिटी में आपका रिड्यूस सैंपल स्पेस क्या है सर? नॉट स्पैम वाला दुनिया सच मानना है, नॉट स्पैम वाला दुनिया मुझे सच मानना है। यहां पे मैं क्या पूछ रहा हूं? x1 का 1 होने का प्रोबेबिलिटी कितना है? तो x1 में 1 कितने बार हुआ सर? x1 में 1 एक बार हुआ। टोटल कितने पॉइंट्स थे सर नॉट स्पैम में? 5 थे। ओके, अगर मैं अभी आपको पूछूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 इक्वल टू 0 गिवन y इक्वल टू नॉट स्पैम, डायरेक्ट आंसर करना है 1 माइनस 1/5। ओके, ये वाला प्रोबेबिलिटी बता सकते हो क्या? जब मैं स्मॉल x2 की जगह 1 सोचूं, ये क्या होगा? वापस से कौन सा दुनिया सच मानना है सर? नॉट स्पैम का दुनिया सच मानना है, मतलब नॉट स्पैम वाले दुनिया में मैं रहूंगा सिर्फ। x2 का 1 होने का प्रोबेबिलिटी पूछा, x2 कितने बार 1 हुआ सर? एक ही बार 1 हुआ, तो ये प्रोबेबिलिटी है 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ नॉट स्पैम पॉइंट्स। ओके, तो आपने आपके पैरामीटर्स एस्टिमेट कर लिए, ऐसा मैं बोल सकता हूं। समझ रहे हो क्या? यहाँ पे आपके पैरामीटर्स प्रोबेबिलिटीज हैं। नेव बेस एल्गोरिथम में यहाँ पे आपके पैरामीटर्स प्रोबेबिलिटीज हैं। क्यों? क्योंकि एक बार मुझे ये प्रोबेबिलिटीज मिल गए तो अभी मैं किसी भी टेस्टिंग डेटा पॉइंट के लिए प्रेडिक्शन ले सकता हूं। अभी आप मुझे यहाँ पे एक्स टेस्ट के लिए x1 का वैल्यू कुछ ही बताइए, 0 या फिर 1। x2 का भी वैल्यू कुछ ही बताइए, 0 या फिर 1। मैं इस टेस्टिंग डेटा पॉइंट के लिए प्रेडिक्शन ले पाऊंगा ये क्लास 1 का है कि क्लास 0 का है। क्यों? क्योंकि मैंने अपने पैरामीटर्स कैलकुलेट कर लिए हैं। मैंने अपने पैरामीटर्स कैलकुलेट कर लिए हैं। और मुझे टोटल कितने पैरामीटर्स कैलकुलेट करने पड़े सर? मुझे इसे कैलकुलेट अलग से नहीं करना पड़ता, राइट? आप समझ पा रहे हो क्या? मैं इसे इरेज करके लाता हूं, 1 मिनट। ओके, तो किसी भी टेस्टिंग डेटा पॉइंट के लिए प्रेडिक्शन लेने के लिए मुझे टोटल कितने पैरामीटर्स यहां पे कैलकुलेट करने पड़े सर? 1 2 3 4 5। मुझे 5 पैरामीटर्स कैलकुलेट करने पड़े। ये वाला मुझे ऑटोमेटिकली मिल जाता है। ठीक है, वैसे इसके लिए भी 0 वाला प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिकली मिलेगा, इसके लिए भी 0 वाला प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिकली मिलेगा, आपके इसके लिए भी 0 वाला प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिकली मिलेगा, इसके लिए भी 0 वाला प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिकली मिलेगा। तो मुझे टोटल कितने पैरामीटर्स कैलकुलेट करने पड़ते हैं ताकि मैं किसी भी टेस्टिंग डेटा पॉइंट के लिए प्रेडिक्शन ले सकूं? इस सेटअप में 1 2 3 4 5, मुझे 5 पैरामीटर्स कैलकुलेट करने पड़े। तो यही आपके पैरामीटर्स भी होते हैं नेव बेस में। ओके, अभी मैं आपके सामने एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं और मैं आपको बोलता हूं
कि आपके पास तीन फीचर्स हैं, तीन फीचर्स हैं, एक करस्पॉन्डिंग लेबल है। यहाँ पे भी आपके जो फीचर्स हैं, यहाँ पे भी आपके जो फीचर्स है वो बाइनरी फीचर्स ही हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूं, आपके पास बाइनरी फीचर्स ही है। तो मेरा क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर सिचुएशन के हिसाब से, यहाँ पे आपको टोटल नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितने एस्टिमेट करने हैं, टोटल नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितने एस्टिमेट करने हैं, ये है मेरा क्वेश्चन। कितने पैरामीटर्स पैरामीटर्स आपको एस्टिमेट करने हैं। और ऐसा क्वेश्चन गेट एग्जाम में आता है सर, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे मैं आपको बोलूंगा सबसे पहले, अभी तक आप इस चीज में एक्सपर्ट नहीं हो, बाद में तो मैं आपको एक शॉर्टकट भी दे दूंगा। सबसे पहले आप इसे इस सिचुएशन में लिखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल y का वैल्यू सिर्फ 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है, बताया गया है। ओके, तो आप क्या सोच सकते हो, y इक्वल टू 1 होने का प्रोबेबिलिटी मुझे कैलकुलेट करना है, गिवन x1 का कुछ तो वैल्यू, x2 का कुछ तो वैल्यू, गिवन x3 का कुछ तो वैल्यू। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी मुझे कैलकुलेट करना है, और मुझे ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है, y इक्वल टू 0 गिवन x1 का स्मॉल x1 वैल्यू, x2 का स्मॉल x2 वैल्यू, x3 का स्मॉल x3 वैल्यू। तो मुझे इन दोनों प्रोबेबिलिटीज को कंपेयर करना होगा किसी भी अननोन टेस्टिंग डेटा पॉइंट के लिए, मैं उसके लिए प्रेडिक्शन ले पाऊंगा। तो ये प्रोबेबिलिटी के लिए मुझे क्या चाहिए सर, ये प्रोबेबिलिटी किसके किसके प्रोपोर्शनल होता है, ये वाला प्रोबेबिलिटी किसके प्रोपोर्शनल होगा सर, यहां पे मैं लिख लेता हूं, इस प्रोपोर्शनल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 इक्वल टू स्मॉल x1 गिवन y इक्वल टू 1, ओके, into probability of x2 equal to small x2 given y equal to 1, y equal to 1 into probability of x3 equal to small x3 given y equal to 1 into probability of y equal to 1। ओके, वैसे आप क्या सोच सकते हो, ये वाला प्रोबेबिलिटी किसके प्रोपोर्शनल होता है सर, ये मैं यहां पे लिख लेता हूं, इस प्रोपोर्शनल टू probability of x1 equal to small x1 given y equal to 0 into probability of x2 equal to small x2 given y equal to 0 into probability of x3 equal to small x3 given y equal to 0 into probability of y equal to 0। तो यहाँ पे मुझे टोटल कितने पैरामीटर्स एस्टिमेट करने पड़ेंगे सर, मुझे इससे एस्टिमेट करना पड़ेगा, वैसे यहाँ पे भी 1 होने का प्रोबेबिलिटी एस्टिमेट करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 1 होने का प्रोबेबिलिटी एस्टिमेट करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 1 होने का प्रोबेबिलिटी एस्टिमेट करना पड़ेगा, राइट। 0 होने के यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज एस्टिमेट करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने एक्सप्लेन किया था। वैसे ये वाला भी प्रोबेबिलिटी एस्टिमेट करना है, ये वाला भी प्रोबेबिलिटी एस्टिमेट करना है, ये वाला भी प्रोबेबिलिटी एस्टिमेट करना है 1 वैल्यू के लिए। इससे एस्टिमेट करने की जरूरत नहीं है, इससे ऑटोमेटिकली ये मिल जाता है। तो कितने पैरामीटर्स एस्टिमेट करने हैं सर टोटल, 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरह से आप फटाक से आंसर कर सकते हो कुछ टाइम बाद, राइट, क्योंकि आप समझ पा रहे होगे, एक बार मैं इस चीज में एक्सपर्ट बनूंगा तो मुझे ऐसा एकदम लिख के करने की जरूरत नहीं है, अपने मन में भी मैं कर सकता हूं। तो ये टोटल नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितने हैं सर, 7 है मुझे जो एस्टिमेट करने हैं। ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स गेट एग्जाम में आते हैं और बहुत लोगों को डिफिकल्ट जाते हैं ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए, पर अभी आपके पास कॉन्सेप्ट है। ओके, तो अब तक हमने सिर्फ इसी सिचुएशन को डील किया है जहां पे आपके ये जो पैरामीटर्स हैं, सॉरी ये फीचर्स हैं, वो बाइनरी फीचर्स हैं। आपके x1 के भी सिर्फ दो ही वैल्यूज पॉसिबल थे, 0 या फिर 1। x2 में भी हर एंट्री 0 या फिर 1 ही देख सकते थे आप, x3 में भी हर एंट्री 0 या फिर 1 ही देख सकते थे आप। पर क्या हो अगर आपके फीचर्स में कुछ और ज्यादा कैटेगरीज हो, सिर्फ दो कैटेगरीज नहीं सर, और ज्यादा कैटेगरीज हो, तो वैसे टाइप का प्रॉब्लम भी मैं आपके सामने लेके आऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा, जब आपके पास ऐसे फीचर्स होंगे जिसमें दो से ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं, जैसे कि आप आपका फॉर एग्जांपल टेम्परेचर वाला फीचर ही देख लीजिए।
टेम्परेचर वाले फीचर में कितने वैल्यूज पॉसिबल है सर? एक हॉट पॉसिबिलिटी है, माइल्ड एक पॉसिबिलिटी है, कूल एक पॉसिबिलिटी है, राइट? तो दो से ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं। तो ऐसे पॉसिबिलिटीज वाले डेटा सेट के साथ आप किस तरह से डील करोगे, इसे हम क्या समझते हैं सर? आपके फीचर्स कैटेगरिकल है, सिर्फ दो ही कैटेगरी, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो आउटलुक, आउटलुक वाला जो फीचर है उसमें तीन कैटेगरीज हैं। टेम्परेचर वाला जो फीचर है उसमें भी तीन कैटेगरीज हैं। ह्यूमिडिटी बाइनरी फीचर है, विंडी बाइनरी फीचर है। ओके, तो जब आपके पास दो से ज्यादा कैटेगरीज होते हैं कॉलम्स में, तब वैसे डेटा सेट पे आप कैसे काम करते हो वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। पर मैं वापस से आपके इसी प्रॉब्लम पे आना चाहता हूं, इसी प्रॉब्लम पे आना चाहता हूं, क्योंकि ये जो भी पैरामीटर्स एस्टिमेट करना मैंने आपको सिखाया, ये कौन सा तरीका है पता है? ये तरीका है मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन का। अभी उसके डेरिवेशन पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सेंस बनाता है, राइट? कि ये जो भी प्रोबेबिलिटीज हैं आपने आपके ट्रेनिंग डेटा सेट के हिसाब से निकाले। यहाँ पे आपने कुछ भी अपना खुद का एजम्पशन नहीं लिया है, राइट? आपने अपने ट्रेनिंग डेटा सेट के हिसाब से निकाले। ये सारे प्रोबेबिलिटीज मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन के हिसाब से आए हैं। ओके, पर क्या हो अगर मैं बोलूं ये वाला एंट्री 1 के जगह 0 होता? क्या हो अगर मैं बोलता कि ये वाला जो एंट्री है ना, ये वाला एंट्री वो 1 के जगह 0 होता? ओके, तो उस केस में क्या होता सर? उस केस में क्या होता? ये वाला प्रोबेबिलिटी क्या आता सर? ये वाला प्रोबेबिलिटी क्या आता? आप दिमाग लगाने की कोशिश करिए। यहाँ पे 1 नहीं आता सर, आपको यहाँ पे 1 नहीं आता। यहाँ पे ये वाला न्यूमरेटर 0 आता। जब ये वाला प्रोबेबिलिटी आप कैलकुलेट करते हैं, नॉट स्पैम वाले दुनिया में जाते हैं, नॉट स्पैम वाले दुनिया में x2 कितने बार 1 हुआ है चेक करते हैं, x2 एक भी बार 1 नहीं हुआ है, तो ये प्रोबेबिलिटी सिंपली 0 बन जाता है। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी जैसे ही 0 बन गया, ये क्या था, ये क्या था, मैटर ही नहीं करता। आप समझ पा रहे हो क्या? ये क्या था, ये क्या था, मैटर ही नहीं करता। ये कंप्लीट प्रोडक्ट 0 बन जाता है। ठीक है, तब इसे इसके बिगर होने का बहुत ही अच्छा चांस बन जाता है, राइट? तो ऐसे सिचुएशंस में हम किस तरह से अपने पैरामीटर्स को एस्टिमेट कर सकते हैं, वो हमें बताएगा एमएपी मेथड। अभी इसके भी डेरिवेशन में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैप एस्टिमेट में हम क्या करेंगे सर? अपना कुछ तो प्रायर एजम्पशन लेके चलेंगे, अपना कुछ तो प्रायर एजम्पशन लेके चलेंगे। हम सोचेंगे कि ऐसा सिचुएशन हमें नहीं चाहिए सर। हम सोचेंगे कि कोई भी प्रोबेबिलिटी, ये जो पैरामीटर्स की प्रोबेबिलिटी है वो कंप्लीट 0 नहीं हो सकती सर। ये हमारा प्रायर एजम्पशन है। ठीक है, आप हमेशा मैप में कुछ तो प्रायर एजम्पशन लेते हो, राइट? तो मैप में क्या प्रायर एजम्पशन होगा सर? ये कोई भी प्रोबेबिलिटी जो आप पैरामीटर्स के एस्टिमेट कर रहे हो वो 0 नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये करने का तरीका क्या है मैं बताता हूं। आप यहाँ पे मैं रेड पेन से बताता हूं। आप सारे एंट्रीज में ना +1 करोगे, सारे एंट्रीज में ना +1 करोगे, न्यूमरेटर में सारे एंट्रीज में +1 कर रहे हो। इस एंट्री में भी आपने +1 किया। ओके, तो होगा क्या? आप समझ रहे हो, ये 0 था और अब ये +1 करने से इसका न्यूमरेटर अब 0 नहीं रहा। ठीक है, तो यहाँ पे भी +1 किया, यहाँ पे भी +1 किया, यहाँ पे भी +1 किया, यहाँ पे भी +1 किया है। और आप डिनोमिनेटर में क्या करोगे पता है? डिनोमिनेटर में +2 करोगे, हर जगह +2 करोगे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ठीक है, और यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी। ओके, ये मेक श्योर क्या करेगा सर? ये क्या मेक श्योर करेगा? ये इस तरह से जो आप आपके पैरामीटर्स एस्टिमेट कर रहे हो मैप एस्टिमेशन के हिसाब से, ये कोई भी पैरामीटर अब 0 नहीं बन सकता। मैटर नहीं करता कि इस कॉलम में अब 1 है ही नहीं, फिर भी ये प्रोबेबिलिटी अब 0 नहीं है, कुछ तो ग्रेटर देन 0 है, राइट? कुछ तो ग्रेटर देन 0 है। ओके, तो ये कंप्लीट प्रोडक्ट अब 0 होने से बच गया। वैसे ये भी कंप्लीट प्रोडक्ट 0 होने से बच गया। तो ये मैप एस्टिमेशन का तरीका है। ओके,
इसका एक इंट्यूशन भी है, वो मैं आगे वाले लेक्चर्स में आपको दूंगा, पर अभी के लिए आप इतना पार्ट एक्सेप्ट करिए। ठीक है। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं सर? इस मेथड को हम बोलते हैं लैपलास स्मूथिंग। पे लिख सकता हूं मैं, ये जो मेथड है इसे आप बोल सकते हो लैपलास स्मूथिंग। ओके ओके। एक्चुअल में वो कैसा होता है, इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला चाहिए तो नेक्स्ट लेक्चर में डील करते हैं, क्योंकि ये लेक्चर नहीं तो आपके लिए थोड़ा हैवी हो जाएगा। मैं डायरेक्टली लैपलास स्मूथिंग से शुरू करूंगा। ओके, क्योंकि लैपलास स्मूथिंग भी करने का आपके पास अलग अलग ऑप्शन है, ये वन ऑफ द ऑप्शन है। ओके, इसके लिए लैपलास का कुछ तो यहाँ पे एक वैल्यू मैंने एज्यूम किया होगा, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताता हूं। पर आप बेसिक फंडा समझ गए राइट, कि ये कोई भी पैरामीटर को मैं जीरो होने से बचा रहा हूं। मेरा एक प्रायर एजम्पशन है कि ये कोई भी प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं हो सकता। तो ये मैप एस्टिमेट्स हैं अभी। ओके, थैंक यू।